मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। आज तारीख हो गई 23 दिसंबर। आज दिन है सोमवार और वर्ष है 2024। तो आज मनाया जाता है, अगर हम केवल भारतीय सीमाओं की बात करें तो भारत में जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है कि आज जो है चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जो है ये गाजियाबाद के एक छोटे से गांव नूरपुर में हुआ था। बाद में फिर उसके पश्चात ये लोग दूसरी जगह आकर के बसे और फिर उसके बाद जो आंदोलन हुए गांधी जी के, इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की, गांधी जी के आंदोलनों में भाग लिया और जब तक ये रहे बराबर इन्होंने गांधी टोपी का सम्मान किया। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब उत्तर प्रदेश में ये पहले कानून मंत्री बनाए गए हैं। फिर उसके पश्चात जो है 1952 में इन्होंने राजस्व मंत्री के भी पद को सुशोभित किया और 1954 में जब ये राजस्व मंत्री थे तब इन्होंने किसानों के सुधार के लिए काफी काम किए। और जैसी कि मुझे जानकारी है कि 1954 में जो उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के अधीन एक चकबंदी योजना जो अभी भी है, तो चकबंदी का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा कराया गया, जो मुझे जानकारी है। 1954 में उत्तर प्रदेश में इन्हीं के प्रयासों से चकबंदी योजना प्रारंभ हुई। चकबंदी में यह होता है कि जो किसानों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे होते हैं उनको एक जगह लाना होता है। अगर वो टुकड़े एक जगह हो जाते हैं तो उपज की पैदावार अच्छी होती है। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जो चकबंदी विभाग है ये राजस्व विभाग के अनुभाग 8 में आता है, जैसी कि मुझको जानकारी है। अच्छा, तो फिर उसके पश्चात जो है ये 1967 में चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो पटवारी पदनाम था वो पदनाम बदलकर लेखपाल किया गया। और जहां तक मुझे जानकारी कि लगभग 3 बार विभिन्न चरणों में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और जैसे इनके विषय में बताया जाता है कि कभी कभी ये थानों का जो है भेष बदलकर निरीक्षण किया करते थे। फिर उसके पश्चात आपातकाल के दौरान जो है, जैसा कि सभी नेताओं को कारागार में रखा गया था, इनको भी भाई रखा गया। और जो है सॉरी, खांसी आ रही। उसके पश्चात जो है 1977 में जब चुनाव हुए और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान चौधरी साहब को गृह मंत्रालय का काम सौंपा गया था, जिसका बखूबी इन्होंने निर्वहन किया। और 1979 तक ये गृह मंत्री रहे। 1979 में चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए और फिर 1979 में ही चौधरी साहब प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि इनका कार्यकाल काफी कम रहा, ये राजनीतिक गतिविधियां होती रहती हैं, खैर उस पर चर्चा नहीं करनी में। और उसके पश्चात जो है फिर किसानों के हित के लिए चौधरी साहब बराबर समर्पित रहे। 1987 में चौधरी साहब ने इस दुनिया से अलविदा ली। इनकी लोकसभा सीट है बागपत, वहां से बराबर चौधरी साहब जो है सांसद बनते रहे थे। उसके पश्चात इनके पुत्र अजीत सिंह जी, वो भी बागपत से सांसद रहे।
अब संभवतः उनका भी, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही, वो उनका भी निधन हो चुका है। और इनके पौत्र श्री जयंत चौधरी जी जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं और वो भी अपने बाबा जी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए किसानों के हित के लिए समर्पित हैं। तो चौधरी साहब को भाई हम लोग प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे प्रारंभ करेंगे। हाँ, लखनऊ का जो अमौसी हवाई अड्डा है उसका नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया है। और जयपुर में चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन विश्वविद्यालय बनाया गया है जयपुर में। तो देखें, जो चौधरी साहब के विषय में मुझे जानकारी थी मैंने बताई। हालांकि और भी कई जानकारियां हैं, समय पे फिर बताएंगे। अच्छा, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा और किसी से जबरदस्ती, और इसमें स्त्रियों का क्रय विक्रय नहीं होगा, जबरदस्ती किसी से बेगार नहीं कराई जा सकती। हाँ, राष्ट्र हित की अगर कोई बात आवे तब तो किसी से काम लिया जा सकता है, लेकिन वह सामान्य अवस्था में किसी से बेगार नहीं होगी, मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा। अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो ये मुझे 23 से संबंधित जो कुछ जानकारी मिल रही है आपके सामने मैंने रखी। अगर कुछ और जानकारी याद आ जाएगी तो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल जब मैं हिंदी की चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि पत्नी का पर्यायवाची कलत्र होता है। बिल्कुल सही बताया, उसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन जो मेरे मुंह से, देखिए मैं बता सही रहा था लेकिन मेरे मुंह से बार बार एक शब्द गलत निकल गया था। देखिए, तिरुवल्लुवर जो कि तमिलनाडु के जाने माने संत थे, तो उनकी जो रचना है उसका नाम था कुरल। तो मेरे पूछने का मतलब था कि कुरल किसकी रचना है, तो तिरुवल्लुवर। तो अगर उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, जो लोग इसको देख रहे हैं, भाई गलती हो जाती है मनुष्य से। और तिरुवल्लुवर इनकी रचना है कुरल। तमिलनाडु के बड़े अच्छे व्यक्ति थे ये, तो ठीक है, कुरल। और कलत्र किसका पर्यायवाची? पत्नी का। सधर्मिणी पत्नी का, भार्या पत्नी का, और क्या कहना चाहिए, वनिता, ये भी पत्नी का ही है। ठीक है, कई पर्यायवाची हैं। चलिए, अच्छा, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किस उपनिषद में शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती मिलता है? उपनिषद की बात की जाए, किस उपनिषद में शिव जी की पत्नी का नाम जो है पार्वती मिलता है? तो आरण्यक के जो है, तैतरीय आरण्यक, उपनिषद नहीं बल्कि आरण्यक पे हम आ गए। तैतरीय आरण्यक में जो है शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती मिलता है। वैसे तो कई उनके भी मतलब पर्यायवाची हैं। भवानी भी कहा गया है और उमा भी कहा गया है, और क्या कहना चाहिए, गौरी भी कहा गया है? तो तैतरीय आरण्यक, इसमें शिव जी की पत्नी का नाम क्या मिलता है? पार्वती है। और शिव जी के तो कई पर्यायवाची हैं, पिनाकी, वामदेवहर, नीलकंठ और आशुतोष, देवादिदेव, महादेव, भोलेनाथ, कैलाशपति, सतीपति, गिरजापति, पार्वतीपति, और अब तमाम पर्यायवाची है। रुद्र, ये भी इनका एक पर्यायवाची है। इनके तो बहुत ज्यादा है पर्यायवाची शिव जी के। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अच्छा, किस स्थान पर नीली नील और श्वेत नील आपस में मिलती हैं? ये मालूम है? खार्तूम, सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो
देखिए, केवल जो सूडान है उसकी राजधानी खार्तूम है, और जो दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी जूबा है। तो सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील और नीली नील आपस में मिल जाती हैं और ये नील नदी के रूप में चलती हैं। अच्छा, अब ये आपको मालूम होगा, हाँ क्या पूछ रहे हैं? विलीन कहाँ विलीन होती हैं? देखिए, नील नदी भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। नील नदी भूमध्य सागर में विलीन होती है। ठीक, भूमध्य सागर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सोमाली जो पठार है, सोमालिया स्थित सोमाली पठार किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तेल। हाँ, तेल या पेट्रोलियम। तेल या पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है कि जिसपे हर देश को उसकी जरूरत पड़ती रहती है। वैसे 3 देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पेट्रोलियम ज्यादा पैदा कर देगा, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। हालांकि अमेरिका अपना पेट्रोलियम बचाता रहता है। अच्छा, भारत में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में? पश्चिम बंगाल। ना 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 ना, झारखंड में है। अब झारखंड में कहाँ है बताएं? सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। धनबाद। हालांकि फिर भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई सर्च करते रहते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? बताइए। 67 खा। 67 खा के तहत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और पहले प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा? राज्यसभा में। और जब राज्यसभा बहुमत से पास करे फिर लोकसभा के पास भेजा जाएगा। अगर लोकसभा भी इस पर अपनी सहमति जताती है तो उपराष्ट्रपति महोदय को उनके पद से मुक्त किया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है, इतना आसान काम ये नहीं होता है। अच्छा, कौन से उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए नहीं रहे थे या उनका देहावसान हुआ था? बताएं। कौन से उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही उनका कार्यकाल, मतलब उनका देहावसान हो गया था? कौन थे ये? बताइए। कौन थे ऐसे कौन से राष्ट्रपति महोदय हुए हैं जिनका देहावसान पद पर रहते हुए हुआ? बताइए। ये महामहिम कृष्णकांत जी। महामहिम कृष्णकांत जी, उन पर ऐसे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे तो उपराष्ट्रपति का संबंध तो जानते हो, बताया भी होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में कहा गया है। 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होंगे। 65 में कहा गया कि भाई जब राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाएगा तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका एक आपने इंटर में पढ़ा भी होगा पाठ, अगर भाई बदला नो कुटज है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका वास्तविक नाम बैजनाथ द्विवेदी था, श्री बैजनाथ द्विवेदी। और ये व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी लिखते थे। ठीक, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई। और कबीरदास के ऊपर भी इन्होंने काफी शोध किया। ठीक, ज्योत्सना किसकी हुआ?
ज्योत्सना, ज्योत्सना कृति है सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति। इनको सुकुमार कवि भी कहते हैं। नौका विहार लिखा है इन्होंने। चींटी को तुमने देखा है, ये सब भी इन्होंने बताया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, किस पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है? किस पुराण में? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक। अच्छा आजाद भारत में, वैसे तो है आजाद भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? आजाद भारत में उंगलियों पे गिन लें। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। 7 बार। 7 ही तो हुई। हाँ, 7। आजाद भारत की हमने बात की कि आजाद भारत में, मतलब आजादी के बाद, पहले की नहीं काउंट कर रहा हूं, मतलब आजादी के बाद अब तक भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है। 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन वो भाई कोरोना फैल गया था, तो इसके कारण जो है उस पर रोक लगी। अब उस पर मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं। जल्दी ही उम्मीद है कि जनगणना होगी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना रोकी गई थी। जो नहीं, कोरोना रोग फैल गया था। अच्छा, तो अब तक 7 बार हुई है। अच्छा ये बताइए, जनगणना कौन कराता है? ये कहां, किसको उत्तरदायित्व दिया गया है? केंद्रीय जनगणना आयुक्त। केंद्रीय जनगणना आयुक्त, उसको ये कार्य सौंपा गया है। और राज्यों में उसकी सहायता कौन करता है? राज्यों में जो है क्या बनाए जाते हैं? जनगणना निदेशक, ये उनकी सहायता करते हैं। और जिले में जो है, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं को जिला जनगणना अधिकारी बना दिया जाता है। फिर वो मतलब अपने अधीनस्थ के माध्यम से जनगणना कराते, तमाम कर्मचारी लगाए जाते हैं, घर घर जाके पूछते हैं किस घर में कितने लोग हैं। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण नहीं होता है। मौर्य काल में भी ये व्यवस्था थी। हाँ, ये मौर्य काल में थी व्यवस्था, शायद ही संसार के किसी देश में हो। अच्छा ये बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनगणना जो है, ये जनगणना कराने का उत्तरदायित्व केंद्रीय जनगणना आयुक्त का है? 246, अनुच्छेद 246 में ऐसा कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जब नदियां अपने किनारे ऊंची नीची ढाई बना लेती हैं, ऊंची नीची ढाई बना लेती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? करेवा। करेवा। खास तौर से ऐसी नदी आपको कहां मिल जाएगी देखने को? कहां मिलेगी? कृष्णा। कश्मीर में मिलेंगी ऐसी नदियां। अच्छा, ऐसी नदी झेलम। हाँ, हो सकता हो झेलम भी हो, और भी मतलब है कि ऐसी नदियां जो हैं आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगी, करेवा वाली नदियां। ठीक। अच्छा किस नदी को पाम आयल नदी भी कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसी नदी बहती है जिसको पाम आयल नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी, नाइजर नदी को पाम आयल नदी भी कहा जाता है। अच्छा, भारत में टाइगर पुरुष किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे राजस्थान में, श्री कैलाश श्रृंखला। श्री कैलाश श्रृंखला, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। और इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से था। जोधपुर, ये मध्यकाल में मारवाड़ की राजधानी रही थी जोधपुर। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। और जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा बहुत देर तक सूर्य चमकता है यहाँ पे। और काजरी का मुख्यालय सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में है।
ठीक। अच्छा, इसकी अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा। नो, हाँ पैंथेरा भी हो सकता है। जो मुझे जानकारी है एसो एसिस एसिनोनिक्स जुवेंटस। और भारत में 1952 के बाद चीते नहीं देखे गए। दौड़ता बहुत तेज है चीता। और ये कहाँ से लाया गया आपको पता ही होगा। यहाँ से एक तो नामीबिया से लाया गया, जिसका पुराना नाम था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए। ठीक है, उनके चित्ती चित्ती पड़ी होती है। और भारत में जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बाघ। भारत में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं बाघ। देखिए, लगभग जमीन पर 33% वन होना चाहिए, तभी पर्यावरण अच्छा रह पाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा जंगल भारत में कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अरण्य, विपिन, कानन, अटवी, कांतार, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए, महामानव बुद्ध किसकी कृति है? महामानव बुद्ध किसकी कृति है? बताइए। महामानव बुद्ध किसकी कृति है? महामानव बुद्ध किसकी कृति है? किसकी कृति है महामानव बुद्ध? अब मैं हिंट दे रहा हूं, आप लगाएंगे अंदाजा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो कृत्यायन। हैं? कृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ग्रेशम का नियम क्या कहता है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छा ये बताइए, आहार्य किसका पर्यायवाची? आहार्य, आहार्य किसका पर्यायवाची है? आहार्य, आहार्य किसका पर्यायवाची है? आहार्य किसका पर्यायवाची? आहार्य किसका हो सकता है? अंदाजा लगाएं। पौधे का। पौधे। हाँ, हो भी सकता है, पौधे का हो सकता है, लेकिन है नहीं। अच्छा। हाँ, उस पर कभी कभी पौधे जम जाते हैं। जम जाते हैं? मिट्टी या जड़? पहाड़ का पर्याय। पहाड़। अच्छा। किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का पर्यायवाची है आहार्य। पहाड़ का क्या पर्यायवाची है? आहार्य। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ? बताइए। द्वीप तो नहीं, द्वीप कॉर्सिका द्वीप। जन्म किस द्वीप में हुआ? कॉर्सिका द्वीप। और मृत्यु कहां हुई? सेंट हेलिना। ठीक, जन्म कहां हुआ? कॉर्सिका द्वीप, और डेथ कहां हुई? सेंट हेलिना। ठीक। अच्छा, रसलीन किसकी कृति है? हालांकि मैंने चर्चा की है रसलीन। वही। रसलीन नाम है या नहीं? वो है अरे सॉरी, मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षा, जरा क्षमा करेंगे मुझे। रसलीन कृति नहीं है, रसलीन उपनाम है। सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी ये उपनाम है उनका। देखिए गलती होती है, लेकिन चूंकि कभी कभी गलतियों में ही आदमी ज्यादा सीख जाता है,
क्योंकि अगर मैंने कोई गलत चीज आपको दी है तो फिर आप, और जब उसको मैं सही कराता हूं तो आप वो भूलेंगे नहीं, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। और देखें, जो चर्चाएं होती हैं, तो आज मैं पेपर पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे बड़ा कठिन प्रश्न आया। देखिए, कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, मैंने भी एक आध संस्थानों में जब पढ़ाया तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं कुछ बताता था तो स्टूडेंट, अरे ये बहुत, मतलब ये प्रश्न आएगा नहीं, बहुत लोग ये कह देते थे हमसे। तो मैं उनसे कहता था कि भाई, आने को कुछ भी आ सकता है, कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं, जो लोग सुनते हैं कायदे से तो उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। ठीक, तो आइए इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को अम्बितमे नदी कहा गया? अम्बितमे नदी, अम्बितमे नदी। फिर बोल रहा हूं, अम्बितमे नदी। पाकिस्तान में बहती है? नहीं, हम्म, भारत में ही है। नहीं, अम्बितमे। अच्छा देखिए, अब हम थोड़ा रोक रहे हैं, आप अंदाजा लगा के बताइए, आप लोग जो सामने बैठे हैं। इला, गिरा, हंसवाहिनी, महाश्वेता। अरे भैया, किसके पर्यायवाची हैं ये? सरस्वती जी सरस्वती। के। वाह भाई, आप लोग सुनते नहीं हो। अरे आपके मुंह से खट से निकलना चाहिए, सरस्वती। तो अम्बितमे किसका है? सरस्वती जी को जो है अम्बितमे नदी कहा गया है। ऋग्वेद में इनका नाम, इनको क्या कहा गया है? अम्बितमे। और भी कई नाम हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये मैं अलग अलग इसलिए बता देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। ठीक, चलिए। अच्छा, समय धीरे धीरे अवशेष की ओर जा रहा है। अच्छा, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? उपसंपदा। उपसंपदा, प्रविष्ट होने को कहते थे उपसंपदा। ठीक, चलिए। अच्छा, ये राघव विलास किसकी कृति है? राघव विलास किसकी कृति है? हिंदी में है तो प्रश्न थोड़ा। राघव विलास किसकी कृति है? राघव विलास किसकी कृति है? राघव विलास। राघव विलास किसकी कृति है? बताइए। राघव विलास किसकी कृति है? राघव विलास। ये आचार्य विश्वनाथ जी की कृति, आचार्य विश्वनाथ जी की कृति है राघव विलास। अच्छा, क्रेस्कोग्राफ, इसका आविष्कार किसने किया? क्रेस्कोग्राफ का? भारतीय हैं, भारतीय हैं, श्री जगदीश चंद्र बोस। कहीं कहीं बसु भी मिल जाएगा। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। यह पौधों की वृद्धि दर को मापता था। ठीक, अच्छा, कब तक पुकारूं, ये किसकी कृति है? कब तक पुकारूं, हिंदी का है। कब तक पुकारूं, रांगे राघव। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपना प्रार्थना पत्र अपनी मातृभाषा में दे सकता है, शिकायती प्रार्थना पत्र। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? 350, अनुच्छेद 350। अच्छा, ये बताइए, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट,
एल्युमिनियम, नो, एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। अभी आपकी नौकरी लग जाए तो नहीं कहते क्या हो गई उनकी, हैं? क्या हो गई? चांदी। चांदी। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में काफी पाया जाता है, और भी जगह है। तो चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। ठीक। अच्छा, ये क्या कहना चाहिए, ये आंवला का तत्सम क्या है? आंवला का तत्सम आमलक। और ये किसमें ज्यादा पाया जाता? इसमें क्या चीज पाई जाती है? विटामिन सी है। शरीर के लिए विटामिन सी भी बड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार है सर रॉबर्ट वाटसन वाट। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? बताइए। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? श्री राजेश जोशी। श्री राजेश जोशी। ठीक है। अच्छा, कलब। कलब वैसे हाथी का भी पर्यायवाची है, लेकिन कलब माने हुआ क्या? हाथी का बच्चा। कलब यानी हाथी का बच्चा। अच्छा, ये बताइए, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? ये तो पता ही होगा, कपिल मुनि। और नैनार संत जो कि शिव के उपासक थे, इनकी संख्या कितनी थी? 63। 63 यानी उपराष्ट्रपति जी है गए, मतलब उनका अनुच्छेद। ठीक है। तो चूंकि समय समाप्त हो रहा, संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मैं प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों आपसे विदा ले रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बोर्ड वोर्ड बन जाए तो उसके माध्यम से भी आपको जानकारी दूं, लेकिन फिलहाल आप ये सुने जरूर। जब सुनेंगे तो सुनते सुनते भी आपके कान में वो मन मस्तिष्क में वो चीजें आएंगी। धन्यवाद।